एजुकेशन का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखें, उसमें उसकी बेसिक डिटेल दी गई है। इसमें इसकी कुछ विशेषताएं तथा अन्य जानकारी दी गई है। तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के हर एक बच्चे को नज़दीकी विद्यालय में मुफ्त और आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है। निजी स्कूलों में आसपास के बच्चों को प्रवेश में 25% का आरक्षण है राइट टू एजुकेशन के तहत। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के समय बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क अथवा डोनेशन नहीं लिया जाएगा और न ही शिक्षा लेने से रोका जाएगा। अधिनियम के अनुसार बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध है। अब टीचर बच्चों को शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते। यदि 6 से अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं गया है तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है वहां 3 वर्ष के अंदर विद्यालय का निर्माण करना स्थानीय प्रशासन को करना जिम्मेदारी है। कि 3 वर्ष के अंदर जहां पर विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय बनाया जाए। ये इस राइट टू एजुकेशन अधिनियम का एक भाग है। 7वां पॉइंट है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाना इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार दोनों की है। शिक्षा के अधिकार कानून की चुनौतियां, शिक्षा नीति में बदलाव, गरीबी या निर्धनता और वित्तीय समस्या, सामाजिक परिवेश, फर्जी आंकड़े, गुणवत्ता की कमी, ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ना। शिक्षा नीति में बीच में पढ़ाई छोड़ना। हमारी मौजूदा शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार कानून में अवरोध पैदा करेगी। वर्तमान में शिक्षा पद्धति में कई तरह के विद्यालय समानांतर रूप से चल रहे हैं, जैसे परिषदीय विद्यालय, अर्ध सरकारी प्राथमिक विद्यालय, नगर निगम के विद्यालय एवं निजी प्राथमिक विद्यालय। लेकिन जो भारतीय समाज है, दूसरी तरफ हम हैं शैक्षणिक समानता भी लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति अमीरों के लिए अलग एवं गरीबों के लिए अलग विद्यालय की पद्धति पर चल रही है। ऐसे में ये दोहरा मापदंड दिखाई देता है। अमीरों के बच्चे प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में दाखिला जबकि गरीब बच्चों को वहां ठहरने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके माता पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है इसका, गरीबी या निर्धनता। शिक्षा के अधिकार कानून की दूसरी चुनौती गरीबी या निर्धनता है। जब तक निर्धनता दूर नहीं होगी तब तक इस कानून की सफलता संदेहास्पद रहेगी। अभी भी लगभग 30% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और इसका भी निर्धारण बहुत ही उदारवादी मापदंडों पर किया गया है। इन निर्धनों या गरीबों को अगले वक्त की रोटी की चिंता होती है। ये बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, विशेषकर लड़कियों को। इनके बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं अथवा अपने माता पिता को कम काम में हाथ बटाते हैं। ऐसे अधिकांश अभिभावकों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि ऋणात्मक होती है। वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं मानते। वे शिक्षा की महंगाई देखकर पहले ही हताश हो जाते हैं। सामाजिक परिवेश। भारतीय समाज मूलतः बंद, रूढ़िवादी एवं परंपरावादी समाज रहा है। समाज जाति, धर्म और समुदायों में बटा है। साक्षरता दर कम है, बहुसंख्यक लोग ज्यादा हैं। रूढ़ियाँ और परंपराओं से बंधे हुए हैं। ऐसे में पहले से विद्यालय का स्तरीकृत होना आग में घी का काम करता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को स्कूलों में भेजने में भेदभाव करते हैं। इनका सर्वप्रथम कारण अज्ञानता है। वित्तीय समस्या। शिक्षा के कानून को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना भी बहुत बड़ी चुनौती है। कोठारी उद्योग 1964-66 ने अपनी रिपोर्ट में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लिए सिफारिश की थी। इसके 44 वर्षों बाद भी हम सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% ही शिक्षा पर खर्च कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को इसके लिए आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाले वित्तीय स्रोतों को पहले से चिन्हित कर लिया जाना चाहिए था। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच 55:45 के अनुपात में वित्तीय भार वहन करने का प्रस्ताव है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक
जैसे राज्यों की तरफ से सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए 100% केंद्रीय मदद की मांग की गई है। और नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। ये इसके 3 पार्टों में ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। 3 या 4 बनेंगे इसके टॉपिक।